हेलो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार निरंजन स्वागत करता हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बाय प्रदीप निरंजन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग वीडियो। दिस वीडियो इज द हेल्पफुल फॉर द अपकमिंग AK2 एग्जाम एज वेल एज ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम। तो हम लोगों ने यहाँ पे AK2 का सिलेबस कंप्लीट किया है। ये मॉक टेस्ट नंबर 10 के। चलिए हम लोग मूव करते हैं स्लाइड पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेंशन डिवाइस यूज विद द फ्लूइड इवोपरेटर। जो एक्सपेंशन डिवाइस होती है जो आपकी कंडेंसर के बाद इंस्टॉल की जाती है, तो फ्लोट वाल्व होती है, एक्सपेंशन वाल्व, कैपिलरी ट्यूब, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्लोट वाल्व। नेक्स्ट, द प्रेशर इन द कैपिलरी ट्यूब डिक्रीज ड्यू टू। जो कैपिलरी ट्यूब होती है इसमें ये राउंड शेप में होती है और बहुत ही पतली होती है। जब इससे आपका फ्लूइड आपका पास करता है, जो भी रिफ्रिजरेंट पास करता है, तो उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शन जनरेट होता है। और दूसरा, आपका कंडेंसर साइड हाई प्रेशर होता है और एक्सपेंशन डिवाइस जो कि कैपिलरी ट्यूब है उससे पास होकर गुजरता है, तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जिससे क्या होता है, एसिलेशन ऑफ द रिफ्रिजरेंट इन द ट्यूब। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर दी राइट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, इन स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द मोटिव ऑफ स्टीम एक्सपेंड। आपके सिलेबस में एक स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन करके हेडिंग है, तो इससे भी एक दो क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई है। इसमें देखिए, द इन द स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम द मोटिव ऑफ स्टीम एक्सपेंड। ऑप्शन इज कन्वर्जेंट नोजल, डाइवर्जेंट नोजल, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल और एनी नोजल, किसी भी नोजल से। तो उसमें का सही जवाब है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल का यूज किया जाता है इन स्टीम जेट एक्सपेंशन के फॉर्म में। नेक्स्ट, द कंप्रेशन डिवाइस यूज इन द स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन सी कंप्रेशन डिवाइस को यूज की जाती है? ऑप्शन इज वेपर कंप्रेशन, स्टीम इजेक्टर, डिफ्यूजर एंड लिक्विड पम्प। तो ऑप्शन से ही आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, इसमें स्टीम इजेक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज वेरीज फ्रॉम। स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत कम यूज किया जाता है, तो क्यों यूज नहीं किया जाता है, क्या इसका रीजन है? क्योंकि इसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस लेस देन 1 होती है, जबकि बाकी सब रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द हीट प्रोड्यूस बाई द पर्सन वर्किंग इन ए बैंक। जब भी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है, तो उसमें कैलकुलेट किया जाता है कि पर पर्सन कितनी हीट जनरेट हो रही है। तो कोई भी व्यक्ति, जैसे बैंक का इसमें एग्जाम्पल लिया है, बैंक में अगर काम कर रहा है तो एक व्यक्ति द्वारा कितनी हीट जनरेट की जाएगी? तो इसका राइट आंसर इज 58 वाट। एक पर्सन जब काम करता है तो 58 वाट हीट जनरेट करता है। इसी का एक और सवाल बनता है कि आप जब पर्सन स्लीप कर रहा हो, आपकी स्लीपिंग में कितनी हीट जनरेट होगी? तो थोड़ी सी ज़्यादा, 60 वाट। ठीक, तो 58 से 60 वाट के आसपास होता है। जब व्यक्ति थोड़ा सोता है या स्लीपिंग में होता है, तो वहाँ पे स्मॉल अमाउंट में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो आप देखिए, कभी गर्मियों के टाइम में आप नॉर्मल कंडीशन में अगर सो गए हैं, तो सोते समय आपको थोड़ी सी गर्मी यानी कि महसूस होने लगती है, और सर्दियों के टाइम पे सोते समय आपको थोड़ी सी सर्दी महसूस होने लगती है। तो उसका रीज़न है क्योंकि आपका कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के थ्रू बॉडी से आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग एंड इमीडिएटली कूलिंग द मिल्क फॉर द कंट्रोलिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ इन नॉन एच। इसमें पूछा गया है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें तुरंत ही किसी मिल्क को, जो आपका गाय भैंस का मिल्क होता है, उसको डेयरी के अंदर आपका प्रोडक्ट होता है, उसमें क्या होता है, तुरंत ही आपका हीट किया जाता है अप्रॉक्स 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड एंड, और उसको इमीडिएटली कूल कर दिया जाता है चिलर में फॉर द कंट्रोलिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ। तो इस प्रोसेस को जिसने डिस्कवर किया था या प्रोसेस बनाई थी, उसको पास्चुराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पास्चुराइजेशन इज द करेक्ट आंसर। लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इस प्रोसेस को इसको पास्चुराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ए डक्ट इज सेड टू बी द लो वेलोसिटी डक्ट।
इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द एयर इन डक्ट इज अप टू। तो आपके सिलेबस में डक्ट डिजाइन करके है, तो जो आपकी डक्ट होती है जिसमें आपका सेंट्रल एयर कंडीशनिंग में इस डक्ट को यूज किया जाता है कि आपको पूरे हर जगह आपको एक ही एयर कंडीशन सिस्टम लगा हुआ है, उससे हर जगह एयर भेजनी है। तो अगर लो वेलोसिटी डक्ट बोली जा रही है तो उसमें कितनी एयर आपकी पर मिनट पास होगी, 600, 800, 1200 एंड 1600। तो लो वेलोसिटी के लिए आपका राइट आंसर इज 600 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट, फॉर रेक्टेंगुलर डक्ट द एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू। एक इसमें पूछा गया जो रेक्टेंगुलर डक्ट होती है जिसका एस्पेक्ट रेशियो 8 लिया जाता है डिजाइनिंग में, तो ये एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? सम ऑफ द लॉन्गर एंड शॉर्टर साइड, डिफरेंस ऑफ द लॉन्गर एंड शॉर्टर साइड, प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्गर एंड शॉर्टर साइड, रेशियो ऑफ द लॉन्गर एंड शॉर्टर साइड। तो जब भी डक्ट डिजाइन की जाती है तो उसमें क्या होता है, एक साइड आपकी रेक्टेंगुलर अगर बार इसमें यूज किया गया है तो एक आपका लेंथ होती है अगर रेक्टेंगल में, तो एक आपका कब इनके ब्रेड्थ होता है एल और बी। ठीक, यहाँ पे हमने एल को इनके बड़ा लिया है तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल अपॉन बी। एल अपॉन बी रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए कितनी होती है, 8 होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रेशियो ऑफ द लॉन्गर एंड शॉर्टर साइड। नेक्स्ट, द स्टैटिक रीगेन मेथड ऑफ द डिजाइनिंग द डक्ट एज कंपेयर टू द इक्वल फ्रैक्शन मेथड। जनरली 2 मेथड यूज किए जाते हैं, एक स्टैटिक डिजाइन मेथड यूज किया जाता है और दूसरा आपका इक्वल फ्रैक्शन मेथड यूज किया जाता है। तो कौन सा मेथड आपका सूटेबल है? तो जनरली जो डिजाइनिंग होती है वो स्टैटिक रीगेन मेथड के थ्रू इसकी डिजाइनिंग की जाती है। अगर इसको इक्वल फ्रैक्शन मेथड से अगर यूज किया जाए तो जो डक्ट डिजाइनिंग में होती है सीट आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो increasing the balancing product, increasing the cost of the sheet metal for the duct, decreasing the cost of the sheet metal, none of the। जैसे एक्सप्लेन किया है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ द शीट मेटल डक्ट के आपकी बढ़ जाएगी, मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी शीट मेटल लगेगी। तो स्टैटिक रीगेन मेथड आपका बेस्ट होता है कंपेरिजन टू द इक्वल फ्रैक्शन मेथड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप शेयर करके कमेंट करके बताइए, और इससे आपको अपकमिंग एकेटिव के एग्ज़ाम एज वेल एज जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं अगर उसमें आप देख के जाते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आपके इसके लिए के रिवीजन के लिए यहाँ पे PDF आपको अवेलेबल है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।